आज की क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने वो देखनी है तो ये देख लेना। इसमें मैं क्या करूँगी, इन शॉर्ट में इस चैप्टर को जितना कम टाइम में हो सकेगा उतने टाइम में करवाने की कोशिश करूँगी। मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोगों को कम टाइम में और अच्छी क्वालिटी कंटेंट मिल जाए ताकि आप इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं कोस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो कि रिकॉर्ड करता है जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ताकि हम किसी भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता लगा सके। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को जो कि हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को पता लगाने के लिए कितनी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रही है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हुए हैं, कितने बनाने में कितने खर्चे हुए, एक्सपेंडिचर हुए हैं, उसी को अकाउंट करा देखना, उसको जोड़ना और लास्ट में पता लगाना कि कितनी कॉस्ट लगी है। यही होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड करना हर एक एक्सपेंडिचर को, जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते टाइम लग रहा है, सिस्टमेटिकली एंड एक्यूरेटली, ताकि हम कॉस्ट पता लगा पाए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होने वाली है। अगर हमें पता होगा कितने एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हो रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग प्रोसेस के द्वारा जो भी खर्चे हो रहे हैं, उनका अगर पता होगा तो हम कॉस्ट का पता लगा पाएंगे पूरा सिस्टमेटिकली एंड एक्यूरेटली। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? डिटरमाइन करना कॉस्ट हर एक आइटम की, अचीव करना मोर इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, कॉस्ट इनक्योर्ड ऑपरेशन, यानी कि हर एक ऑपरेशन में कितनी कॉस्ट लगेगी ये पता लगाना, कीप कंट्रोल वेजेस को कंट्रोल करना, टू हेल्प डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस को कितना होने वाला है डिसाइड करना, मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वेस्टेज को कम करने के लिए, और वेरियस कोरेक्टिव मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई करता है वेरियस काजेज जो कि प्रॉफिट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। हमारा काम होता है प्रॉफिट को इंक्रीज करना, देन ऐसे कारण जो कि प्रॉफिट को डिक्रीज करें उसको हटाना, एलिमिनेट करना। टू गिव सजेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन डिज़ाइन व्हेन कॉस्ट इज हायर, जब कॉस्ट ज़्यादा होती है, अगर हमें डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस करना है जिसके द्वारा हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो इसलिए सजेशन देता है ये। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की कम करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जब भी किसी कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखते हैं कि कितना खर्चा हुआ है और कितना पैसा आया है, यानी कि कितना पैसा लगाया है और कितना आया है, ये इस एक साल के बेसिस पे किया जाता है। तो ये पूरा कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर डिसाइड करता है कि कितना है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये डिसाइड करता है कि एक प्रोडक्ट की या एक यूनिट की कितनी कॉस्ट लगने वाली है जो कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ को हेल्प करता है। यानी कि जो भी मैनेजमेंट है अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे एंड उसको कंट्रोल करे। तो एक ओवरऑल पिक्चर देता है कि कितना प्रॉफिट होने वाला है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड करता है ऑल ट्रांजैक्शन विद, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाती हैं, प्रिपेयर की जाती है। तो इस तरीके से जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ है या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की, उसको एनालिसिस करी जाती है, यानी कि उसकी स्टडी की जाती है, उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये देखा जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ये सब देखी जाती है। देन उसके बाद देखा जाता है कितने कॉस्ट लग रही है एक पीस को बनाने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनालिसिस करता है करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी अभी किस पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, यानी कि पैसे के मामले में। अगर कॉस्ट कैलकुलेटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सो मैनेजमेंट या कंपनी है एक एक्यूरेट डिसीजन ले सके कि कितना सेलिंग प्राइस रखना है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को कहाँ कहाँ पे कम कर सकते हैं, इसलिए हेल्प करता है। और इसमें एक करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल को नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि ट्रांजेक्शन जो गई हैं हुई हैं उनको सही से रिकॉर्ड करना, बस यही करता है ये। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रोल करता है हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को, जो कि कॉस्ट कंट्रोल टूल होते हैं उनकी हेल्प से
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टूल्स है, बजटरी टूल्स है, यानी कि कितना बजट हमें मेंटेन करना है या कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए स्टैंडर्ड, तो उनके बेसिस पे कंपेयर किया जाता है और कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ये एक पीरियड होता है रिपोर्ट करने का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 ऑफ द मार्च। तो इनके बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस दौरान जो भी ट्रांजेक्शन है उनको दिखाता है मेनली। और ये क्या करता है, रिपोर्ट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग डन पर रिक्वायरमेंट एज पर दी मैनेजमेंट। जैसे कि मैनेजमेंट को जब भी ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को दिखाएगा कि अब कितनी ज़रूरत है या कब ज़रूरत आएगी, कब हमें नया प्रोडक्ट बनाना है, कब हमें चेंजेस करने हैं, तो उस दौरान देखेंगे कि कॉस्ट कितनी करनी है या नहीं करनी है। तो रिक्वायरमेंट की जब ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग करा जाता है। इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है एक ब्रॉड टर्म में, यानी कि कितना आया कितना गया ये सब देखा जाता है, ब्रॉड टर्म में देखा जाता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या देखा जाता है, माइन्यूट रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट इज डन, यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, छोटा छोटा चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। देन उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। और ये हेल्पफुल नहीं होता सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्पफुल नहीं होता है सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करने में। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर कॉस्ट एक प्रोडक्ट की पता लग गई है तो सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है या कितना हमें रखना चाहिए ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंट कैन नॉट डिटरमाइन रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर प्लांट एंड मशीन, यानी कि रिलेटिव एफिशिएंसी ना तो वर्कर की डिटरमाइन करता ना प्लांट की और ना मशीन की, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर प्लांट एंड मशीन्स। देन आती है एडवांटेजेस ऑफ द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इट हेल्प इन फाइंडिंग वेस्टेज ऑफ द मटेरियल, वेस्टेज कितना हो रहा है मटेरियल में उनको पता लगाने के लिए, मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए कि कोई प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करने में प्रॉफिट देगा या हम उसे परचेज करें बाहर से देन उसको सेल करें तब प्रॉफिट होगा, यानी कि कब हमें प्रॉफिट होगा, हम खुद से बनाएंगे या परचेज करेंगे कहीं से आउटसाइड मार्केट से तब हमें प्रॉफिट होगा। तो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा प्रॉफिटेबल है और कौन सी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी जिनके द्वारा हमें फ़ायदा हो सकता है और कौन ऐसी एक्टिविटी जिनके द्वारा हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये हेल्प करता है फाइंडिंग एक्चुअल काज टू ऑफ डिक्रीज ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, उन कारणों को पता लगाने के लिए यूज़फुल रहता है। वेस्ट सिस्टम कितना है, किस तरीके से वेस्ट सिस्टम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइड करता है पूरा, यानी कि एक वेस्ट सिस्टम चेकआउट प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड करता है एक डाटा जो कि कंपेयर करता है एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि एक डाटा है जिसको हम एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगने वाली है, यानी कि जो हम बनाने के बाद पता लगती हैं, और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि हम बनाने से प्रोडक्ट को पहले एस्टिमेशन लगाते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर गैप होता है, मे भी हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, डिपेंड करता है कि हमने कितना एक्यूरेटली कॉस्टिंग को किया, एस्टिमेशन कितना एक्यूरेटली किया है। तो एक्चुअल कॉस्ट और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उनके बीच का डाटा है पूरा प्रोवाइड करता है, कितना गैप है इनके बीच में किसी प्रोडक्ट के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़फुल है। देन सेलिंग प्राइस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना सेलिंग प्राइस रखना है ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट को हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए क्वालिटी मटेरियल कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी हमें क्वालिटी लेनी चाहिए। देन आता है मेथड ऑफ द कॉस्टिंग, बेसिकली जॉब कॉस्टिंग, बैच प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल एंड मल्टीपल कॉस्टिंग। ये 6 मेथड है, यानी कि इंपॉर्टेंट मेथड है जिनके द्वारा कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है, यानी कि इन मेथड्स के द्वारा कॉस्टिंग निकाली जाती है। तो सबसे पहली बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग ऐसा मेथड है जिसको कि टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं या ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोलते हैं, यानी कि जो ऑर्डर आया उसी के ऊपर काम करा है, यानी कि जब ज़रूरत थी उसी के अकॉर्डिंग पूरा एक प्रोजेक्ट था या एक यूनिट बोल लो तो उसके ऊपर काम किया जाता है। इसको जैसे बिल्डर हो गए या कॉन्ट्रैक्टर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया एक पर्टिकुलर किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी रोड का या किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, देन उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जॉब की कॉस्टिंग को पता लगाने के लिए जैसे कि बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर ये यूज़ करते हैं इस मेथड को। क्या करते हैं, इसमें जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की उसी के ऊपर काम करा जाता है। डेली रिकॉर्ड बनाया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल कितने लगेंगे, यानी कि जो ज़रूरत के मटेरियल डेली बेसिस पे कितना लगेगा,
डायरेक्ट लेबर कितनी लगेंगी, ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगेगी हर एक ऑर्डर के लिए। तो एक कॉस्ट शीट तैयार करी जाती है, टोटल कॉस्ट निकाली जाती है पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, जो कॉस्ट शीट से निकली थी, यानी कि कॉस्ट शीट बनाई जाती है डेली बेसिस पे। देन उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी लगी है उसी के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग एक बेसिक कॉस्टिंग मेथड है और ये कंजक्शन करता है अदर कॉस्टिंग मेथड के साथ में कंजक्ट करता है। देन बैच कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, अगर मान लो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे कि हमारे को नट बोल्ट बनाना, यूटेंसिल बनाना, शूज़ बनाना, तो इनमें क्या करना है, हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ना निकाल के, पर यूनिट की कॉस्ट ना निकाल के हम बैच की कॉस्टिंग करते हैं। बैच कॉस्टिंग का मतलब है कि 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए, 200 बनाने के लिए, 300 बनाने के लिए, 1000 बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगने वाली है, तो उसी के बेसिस पे टोटल 1 पीस की कॉस्टिंग हम निकाल सकते हैं। तो बैच में हम करते हैं इसमें, तो यानी कि कितना, जैसे कि मान लो एक, यानी कि 100 पीस को बनाने के लिए मान लो 1000 रुपये लग रहे हैं, तो एक पीस को बनाने के लिए 10 रुपीज़ लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि एक पीस की कॉस्टिंग कितनी होगी। देन आती है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, जैसे कि अगर बात की जाए प्रोसेस के बेस पे, यानी कि मान लो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस का यूज़ हो रहा है, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए कैसे हम उसको कॉस्टिंग करेंगे। जैसे कि मान लो केमिकली वर्क हो रहा है, सीमेंट वर्क, रिफाइनिंग भी करनी है, पेंटिंग भी करनी है, तो इन सब में हर एक प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग रही है। तो प्रोसेस वाइज या डिपार्टमेंटल वाइज जो भी प्रोसेस होती हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट निकालनी होती है। देन एक्चुअल कितनी लगी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, देन इसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट या अकॉर्डिंग टू प्रोसेस देखा जाता है कि अलग अलग स्टेजेस में कितनी कॉस्ट लगेगी है। देन उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। यूनिट कॉस्ट क्या होता है, इसमें सिंगल कॉस्टिंग की जाती है। ये इंडस्ट्रीज जैसे कि एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाती है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, वेराइटी नहीं होती। जैसे कि ब्रिक इंडस्ट्री, सिगरेट बनाने वाली, माइन या सीमेंट, इसमें क्या होता है एक पीस को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगी, यूनिट कॉस्टिंग निकाली जाती है। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग में क्या होता है, ये कॉस्ट डिपार्टमेंट की सेपरेटली कॉस्ट करता है। जैसे कि मान लो कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, स्टील मिल की अगर बात करेंगे, वहाँ पे मान लो 3 डिपार्टमेंट ने मिलकर काम करा है कि स्टील को बनाने के लिए मान लो एक ब्लास्ट फर्नेस की रिक्वायरमेंट होगी, ओपन अर्थ एंड रोलिंग मिल्स, यानी कि 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। और 3 प्रोसेस ये नहीं कि एकदम से हो जाएंगी, इनके लिए अलग से पूरा अरेंजमेंट या पूरा एक डिपार्टमेंट या एक पूरा सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर ब्लास्ट फर्नेस में जैसे और से हमें क्या निकालना होता है, प्योर मेटल निकालना होता है, देन उसके लिए प्रॉपर पूरा सिस्टम बनाना होगा, देन इसमें ही पूरा सिस्टम बनाना होगा, देन इसमें ही पूरा सिस्टम बनाना होगा, देन उनके लिए सेपरेटली कॉस्ट निकाली जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, देन उसको एक साथ कंबाइन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। देन मल्टीपल कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, मल्टीपल कॉस्टिंग में ये कंपोजिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें सभी का मिला जुला होता है। इस मेथड में ये अप्लाई किया जाता है जो बड़ी बड़ी यानी कि इक्विपमेंट्स की, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, टाइपराइटर, एरोप्लेन, यानी कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, वहां पे यूज किया जाता है। एग्जांपल ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बात करते हैं, स्कूटर का एग्जांपल लेते हैं, मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, इंजन भी बनेगा, गियर्स भी बनेंगे, क्लच भी बनेगा, सारी चीजें बनेंगी, हेडलाइट्स भी बनेगी, ठीक है, पूरा बॉडी भी बनेगी, टायर भी बनेंगे। तो इन सबको बनाने के लिए क्या होगा, अलग से इंडस्ट्री होगी, अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। तो एक क्या किया जाता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो भी हेडलाइट बनाएगी, कोई गियर बनाएगी, कोई क्लच बनाएगी, कोई इस तरीके से उनको सारा एक साथ लेके कंबाइन आके देन एक जगह पे उसकी असेंबली करी जाती है, यानी कि सभी चीज़ों को आके एक जगह पे असेंबली करी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल कॉस्टिंग। हमें कोई हो सकता है कि हमें बाहर से परचेज करना होता है, मोस्टली क्या होती है उनके जो वेंडर्स सेट कर दिए जाते हैं, देन वहीं से उसको परचेज करती है, परचेज करने के बाद उसको एक जगह लेके आके असेंबली की जाती है। तो बेसिकली इस तरीके से वर्क होता है। जब भी मल्टीपल कॉस्टिंग की बात की जाए तो सभी का जितने भी यूनिट्स लगेंगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो सभी को कंबाइन करती है, कितना एक कॉस्ट की कितनी, यानी कि एक बाइक को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट लग रहे हैं और एक कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्टिंग निकाली जाती है। देन उसके बाद सेलिंग प्राइस को डिसाइड किया जाता है कितना सेलिंग प्राइस होना है। तो ये था डिस्कशन। अगर आपको हेल्पफुल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, मतलब लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको आपसे एक और वीडियो के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।